Hello and welcome. Since a long time I was getting this request कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि 100% मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं। तो 100% मार्क्स सभी का सपना है। और ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। 100% मार्क्स आते हैं, सेंटम्स बहुत लोगों के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। लेकिन इसके साथ ये बात भी सही है कि 100 मतलब परफेक्ट। ओके, तो परफेक्शन के लिए जो एक्स्ट्रा मेहनत है, लेबर है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उतनी मेहनत करते हैं और भगवान भी आपका साथ देते हैं, लक आपका साथ देता है एग्ज़ाम वाले दिन, तो फॉर श्योर आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। इट इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। और अब टॉपर्स के अगर आप मार्क्स देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के, तो सभी के 100 पाँचों सब्जेक्ट में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में, आप सारे सब्जेक्ट्स में 100 ला सकते हैं, लेकिन आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ जादू की छड़ी यहाँ नहीं है। ये सब स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, हाउ टू राइट गुड आंसर्स, हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर सो मच दैट दे डोंट कट इवन 0.5 फ्रॉम योर कॉपी। तो ये सारी बातें अब मैं इस वीडियो में आज कर रही हूँ। वीडियो दो पार्ट्स में करूँगी क्योंकि इतनी चीज़ें हैं बताने को कि शायद वो एक वीडियो में ना आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए तो आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये खाली ऐसा नहीं है कि आप अपनी कॉपी को सुंदर बना देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या है? पहले तो आपको अपना कंटेंट जो है वो थॉरली प्रिपेयर करना है। एक एक चीज़ जो कि आपके सिलेबस की है, उसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। यू कांट लीव एनीथिंग असाइड, यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग थॉरली। मैप प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात स्पेशली करें तो 5 मार्क्स का मैप आता है। एक भी नंबर गए तो आप 99 पे या 98 पे आ सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी का बहुत मैटर करता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आप अपना पेपर टाइम के अंदर फिनिश कर पाएं। ऐसा ना हो कि पेपर ही छूट जाए। तो अगर पेपर छूट जाएगा तब तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपके फुल मार्क्स आए। फिर रिवीजन, रिवीजन इन द सेंस कि आपको वो जो बोर्ड में रिवीजन किस तरह से करना है पेपर को फाइनली। सब लोग कहते हैं रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट में, लेकिन रिवाइज करने में क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। प्रैक्टिकल एंड वाइवा, 100 मार्क्स का मतलब कि हर सब्जेक्ट में अब प्रैक्टिकल है। तो पॉलिटिकल साइंस में यू हैव गॉट 20 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल। तो अगर प्रैक्टिकल में ही आपके 19 या 18 आते हैं तो आपके 100 कैसे हो सकते हैं? तो प्रैक्टिकल और वाइवा की प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। कैसे करनी है वो मैं सब बताऊंगी। इस वीडियो में मैं 3 कंपोनेंट्स को लेने वाली हूँ। जो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट, मैप एंड प्रेजेंटेशन। और जो पार्ट 2 होगा उसमें ये बाकी 3 चीज़ों का मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। एक एक चीज़ बताऊंगी आपको टाइम मैनेजमेंट में कि हर एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। ये पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर वीडियो अगर आपका स्ट्रैटेजी है। और एक बात और मानकर चलिए, अगर आप 100 की प्रिपरेशन करते हैं तब जाके आपके 99 या 98 आते हैं। अगर आप 100 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस हिसाब से जैसे बता रही हूँ, तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपके 98 99 तो ज़रूर आएंगे। वो जो एक नंबर होता है ना, 99 टू 100, वो लक पे डिपेंड करता है। बहुत कुछ लक पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी चीज़ जो आपको उस समय गलत याद आ गई, या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो आपकी नज़र से कहीं छूट गया, या आप कंफ्यूज हो गए, या आपकी तबीयत उस दिन साथ नहीं दी, आपका कोई प्रेजेंटेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कटिंग हो गई, रबिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो 100 और 99 में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। 99 भी अगर आए तो उसको 100 ही मानना चाहिए। और हम जितने टीचर्स हैं, ऑल ऑफ अस बिलीव दैट ऑल दोज हु आर गेटिंग 99 देयर कॉपीज वर वर्थ 100। कुछ ऐसा हुआ कि एक नंबर कहीं चला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट प्रिपरेशन आपको कैसे करना है? कंटेंट मतलब कि आपका सिलेबस। तो सिलेबस की प्रिपरेशन में आप ये मानकर चलिए, फॉर पॉलिटिकल साइंस आई कैन से बाय श्योरिटी दैट योर एनसीईआरटी इज योर गीता, कुरान, बाइबल, एवरीथिंग। तो अगर आपको 100 लाने हैं तो आपको वो एनसीईआरटी अपनी लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है।
एक भी चीज़ उस एनसीईआरटी की छोड़नी नहीं है, चाहे वो साइट के कॉलम्स हों, चाहे जो साइट में आप येलो में देखते होंगे स्टेटमेंट्स कुछ लिखे हैं, या ब्राउन बॉक्सेस हैं, या ब्लू बॉक्सेस हैं, या ग्रीन बॉक्सेस हैं, कितने भी बॉक्सेस है, चाहे जितना, जैसे अभी वी केम अक्रॉस वन थिंग दैट जो सिलेबस है, जो सिलेबस सीबीएसई से आया है, उसमें ये दिया गया था कि प्लस बॉक्सेस में से क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे जो कि प्लस बॉक्सेस से पूछे गए थे. You cannot leave anything to chance if you have to score full marks. That's why it's very important that you read NCERT line by line. Don't leave anything to chance. Okay. At least 3 thorough reading of the book is required. 3 thorough reading मतलब कि आपको बुक इस कदर पढ़ लेनी है कि when you see any question, जो पेज नंबर है जहाँ पे वो आंसर है उस क्वेश्चन का, वो आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. हमेशा मैं ये बच्चों से कहती हूँ कि बुक इस कदर से पढ़ो कि क्वेश्चन पढ़ते ही वो पेज नंबर रिफ्लेक्ट हो जाए, लाइन पैराग्राफ रिफ्लेक्ट हो गया है कि उस पेज नंबर के वो फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था कुछ. जब तक आप इस कदर बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि आपके 100% आएंगे. फिर मीनिंग एंड रेफरेंस ऑफ कार्टून्स, 5 नंबर का आपका कार्टून और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते. एक एक कार्टून, एक एक पिक्चर को ध्यान से देखिए, उनका मतलब क्या है, किस रेफरेंस में कही गई है. कार्टून इंटरप्रिटेशन पे मैंने पूरी सीरीज निकाली है ऑन द फर्स्ट बुक और ऑफ द सेकेंड बुक ऑल्सो, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी कार्टून. आप उसको अगर देखेंगे तो आपको सारे कार्टून्स की मीनिंग क्लियर हो जाएंगी. मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि कार्टून कह क्या रहा है, उसमें लीडर्स कौन कौन से हैं, कब ये कार्टून बनाया गया था, किस समय का है, किस इवेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहा है. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक कार्टून में. उसके बाद आता है मैप. मैप के मैं अभी डिटेल में बताऊंगी आपको दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द मैप क्वेश्चंस एंड हाउ यू हैव टू आंसर द मैप क्वेश्चन. मैप कौन सा क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आई विल टेल इन दिस वीडियो इटसेल्फ. फिर additional study material is very important for this year especially. जितना भी एडिशनल स्टडी मटेरियल आया है, जो भी टॉपिक्स आपके ऐड किए हैं, मान के चलिए कि वो 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क्स, कहीं ना कहीं वो ज़रूर पूछा जाएगा. इन माई वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स आई हैव इंक्लूडेड ऑल द एडिशनल टॉपिक्स दैट आर एडेड. उसका मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दिया है. और कई बच्चों ने मुझसे पूछा अभी कि मैम आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया है, क्या वो पढ़ना है. देखिए, एक्स्ट्रा हमेशा इसलिए बताया जाता है कि अगर मैं आपको समझ लीजिए 4 पन्ने का कंटेंट बता रही हूँ तो 2 पन्ना तो आपके दिमाग में रहेगा ना. आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर लिखने जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो इसलिए हमेशा ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा बताया जाता है. टीचर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको रिलेट करके ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा बताएं. कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा. अगर मान लीजिए आप किसी तरह वो भूल भी गए, कुछ तो दिमाग में रहेगा जो बताया गया है और उसके बेसिस पे आप आंसर लिख सकते हैं. ओके, तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में बताना ही चाहिए. जितने भी टीचर्स हैं वो बताते ही हैं. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. अगर आप देखिए तो 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे, मेरे पास कई रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम 1 मार्कर्स डाल दीजिए और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बता दीजिए, 4 मार्कर्स बता दीजिए, लॉन्ग आंसर्स बता दीजिए, क्वेश्चंस बता दीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं. देखिए, अगर आपको 100 की टारगेट आप लेकर चल रहे हैं तो कुछ भी इम्पोर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, पूरी बुक ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप कुछ छोड़ तो सकते नहीं है. अब डिपेंड करता है कि आप 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बुक में से कैसे निकालिए. ठीक है, सिंपल सी चीज़ बताती हूँ आपको जो कि मेरी स्ट्रैटेजी होती है एंड दैट विच आई टेल टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड दे स्टडी इन दिस मैनर ओनली. इफ़ यू सी दिस पेज, ठीक है, अब ये आपकी बुक का ही पेज है, एनसीईआरटी का पेज है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, उसका पेज है. पेज नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ में क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है उस पे आप क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं. ओके, व्हाट वाज द 2 नेशन थ्योरी and how it led to the partition of India. How did the two nation theory or how partition came about.
तो अब इस पैराग्राफ पे ये 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए। अब ये 2 क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, आंसर इनके अगर आप पैराग्राफ में आप आंसर अंडरलाइन कर लीजिए। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। मेन प्रॉब्लम यही आती है जो बच्चों की होती है कि पैराग्राफ से कंटेंट तो है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसको आंसर कैसे करेंगे। यहीं पे पॉइंट्स बनाइए, बुक पे ये पॉइंट्स बनाइए। जो बहुत बच्चे होते हैं बहुत इलेबोरेट नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, आप इलेबोरेट नोट्स बनाते हैं तो आपको नोट्स बनाते वक्त ही सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बुक से पढ़िए। बुक में सब कुछ अंडरलाइन करिए, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखिए। अब जैसे यहाँ पर आया, इसी में देख लीजिए आप, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जब आप चलेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने नहीं अंडरलाइन की, ये देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी वॉज फॉलोड इन द पार्टिसिपेशन, ओके, इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उसका आंसर हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आइए, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। अब इस पैराग्राफ में जब आप पढ़िए तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, फिर नीचे उसके पैराग्राफ में थर्डली, फिर उसके लास्ट पैराग्राफ में फोर्थली, 4 प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्टीशन लिखी हुई हैं। और ये मेजर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द पार्टीशन और इन द प्लान ऑफ पार्टीशन और इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो जैसे भी ये पूछा जाएगा, ये 4 पॉइंट्स आपके यहाँ बने, आपको उसको रिवाइज करना है और आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ 4 मार्क्स वाले 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, ओके। बहुत अगर आप इस तरह से पूरी बुक को पढ़ेंगे तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, एंड यू विल रिमेंबर दैट व्हाट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्कर्स 4 मार्कर्स। आप अपना खुद का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली और बहुत ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बैंक इनफ नहीं है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछें कौन सी साइड बुक पढ़ें, कोई साइड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी ही सब कुछ है, यही आपका गीता, बाइबल, कुरान है। इसको जितनी बार पढ़ सकिए पढ़ लीजिए, और इसी से सब पूछा जाएगा, कुछ इसके बाहर से नहीं पूछा जाता, ओके। अब आप जैसे एक और पेज मैंने ये लिया यहाँ पे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाला टॉपिक है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें जैसे ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ के आगे मैंने लिखा पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, क्वेश्चन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उस पैराग्राफ में किस टॉपिक पे बात की गई है, बस आप वो टॉपिक अगर यहाँ लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या बनेगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके वजह से सारे पैराग्राफ्स पे देखिए मैंने ऐसे ही करके रखा हुआ है। लास्ट में यहाँ ये आया तो ये विशालांध्र मूवमेंट का पूरा डिटेल है यहाँ पे, ओके। तो विशालांध्र मूवमेंट क्या था, किसने लीड किया था, उस मूवमेंट में डिमांड क्या थी, उस मूवमेंट में हुआ क्या था, सब कुछ इसमें है। तो अगर आप यहीं पे पॉइंट्स बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 1 मार्कर आए या 2 मार्कर आए, आप उसको आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 मार्कर्स और 4 मार्कर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे, ऑन ईच पेज देयर शुड बी एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस। दे मे बी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे, तो यही होती है पैराग्राफ स्ट्रैटेजी। इफ यू टेक दिस स्ट्रैटेजी फॉर 2 and 4 मार्कर्स, नथिंग विल बी लेफ्ट आउट, कुछ भी छूट ही नहीं सकता है नज़र से। उसके बाद सब टॉपिक स्ट्रैटेजी होती है 6 मार्कर्स के लिए। देखिए इसको समझने के लिए ये एक पेज है, पेज नंबर है 112, सेकेंड बुक का है ये पेज, और पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये चैप्टर है आपका इमरजेंसी वाला चैप्टर, ओके। ना अब इमरजेंसी वाला अगर आप चैप्टर खोल के देखेंगे, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस हो गया है नाम, और पुरानी बुक में जो नाम है वो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में इफ़ यू ओपन द चैप्टर इमरजेंसी टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हैं, ओके, उसमें 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपका पूछा जाता है कॉजेज, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कॉन्सिक्वेंसेस का पेज, यही, और यही मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि कैसे करना है। कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू इमरजेंसी, ओके। और फिर आता है आपका लेसन्स,
4 चीज़ें हैं इमरजेंसी के अंडर में, और ये चारों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। फाइन। अब कॉन्सिक्वेंसेस का जैसा आ गया, कॉन्सिक्वेंसेस ये पूरे पेज पे है और इधर ये जो नेक्स्ट पेज है उस पर भी थोड़ा सा है। ये आपने पूरा पेज पढ़ लिया, ठीक है। पूरा पेज पढ़ने के बाद आप ये मान के चलिए कि कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी सब टॉपिक्स हैं दैट मे बी आज इन 6 मार्क। ओके, यहाँ पे आप 6 हेडिंग्स लिख लीजिए, उसको समराइज करके 6 हेडिंग्स लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सेंसरशिप, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस वॉज सेंसरशिप, then arrest of all the opposition leaders, okay, then fundamental rights suspended, then communal organizations were banned, then acts of protest, there were some acts of protest also जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, acts of protest also, then constitutional amendments were passed, ये जो लास्ट पैराग्राफ जो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का है। तो अगर आप इस तरह सारे सब हेडिंग्स का समरी यहाँ 6 पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हेडिंग बनाइएगा और इनके नीचे सब पॉइंट्स लिखिएगा। वो कैसे करते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। ओके, तो ये चीज अगर आप इस तरह स्ट्रैटेजी लेकर कंटेंट अपना प्रिपेयर करेंगे देन द एंटायर कंटेंट, एंटायर सिलेबस विल बी प्रिपेयर्ड वेरी थॉरली एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर स्कोरिंग 100 मार्क्स। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ मैप प्रैक्टिस। मैप प्रैक्टिस कैसे करना है? मैप प्रैक्टिस के लिए द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड is that you have to practice the location of all the states on the map of India, practice location of all the countries on the world map। तो जैसे ये आपका हो गया इंडिया का मैप जिसमें आउटलाइन मैप है विद स्टेट बाउंड्रीज, और ये भी वर्ल्ड मैप है आउटलाइन मैप विद कंट्रीज बाउंड्रीज। ओके, अब जैसे आपने ये मैप लिया इंडिया का, अब आपको पहले तो एक पोस्टर साइज मैप कहीं घर में लगा लीजिए और एटलस से आपको स्टेट्स की लोकेशन याद करनी है। ठीक है, याद करने के बाद आप उसको चेक करिए। एक ऐसा ब्लैंक मैप लीजिए, उस पे 1 2 3 4 5 6 सारे स्टेट्स ऐसे करके मार्क कर दिए। ठीक है, मार्क करने के बाद आप सारे स्टेट्स के नाम लिखने शुरू करिए और उसको फिर चेक करिए मैप से, एटलस से, दैट वेदर यू हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट। ये पहली चीज है जो आपको आनी चाहिए मैप क्वेश्चन आंसर करने के लिए। बिना इसके आप मैप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैप के लिए अगर आपको अभी तक मैप में कंफ्यूजन है, आई विल सजेस्ट दैट पेस्ट अ मैप ऑफ इंडिया and the map of world, political map of India and political map of world somewhere where you can see it more often। बिल्कुल आते जाते रास्ते में जो जगहें पड़े वहां पे आप मैप चिपका लीजिए और उसको लगातार देखिए। ठीक है, फिर आपको मैप क्लूज बनाने हैं सारे चैप्टर से। कैसे बनाएंगे? एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है। अब यहाँ पर आ रहा है कि जो जो ये आंध्र प्रदेश के क्रिएशन की डिमांड उठी थी एंड द पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट दैट वाज रीऑर्गेनाइज्ड वाज आंध्र प्रदेश। तो आप यहाँ पे एक मैप क्लू बनाइए, which was the first state to be reorganized on the basis of language in India। हो गया मैप क्लू। एक मैप क्लू जैसे अब ये वाला पेज है, यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट है दैट द 2 states which where the problem was coming बिकॉज ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, क्योंकि वो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत मिक्स थी और इसीलिए इन दोनों स्टेट्स को आधा आधा बांटा गया था। तो विच वर दीज 2 states? पंजाब एंड बंगाल। यहाँ पे मैप क्लू बनाइए। द 2 states that were divided, वो big states that were divided, provinces that were divided during the partition, पंजाब एंड बंगाल। आंसर उसका ये होगा। तो इस तरह से आपको मैप क्लूज बनाते चलना है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, मैं मैप की सीरीज सोच रही हूँ बनाने को, तो मैं उसमें दूंगी चैप्टर वाइज आप मैप क्लूज बना लीजिए और उसके बाद फिर उनको मैप पे ट्रेस करिए। मैप पे ट्रेस करने के बाद लोकेट करिए मैप पे। मैप अगर आपका मैप फिर जब रेडी हो जाए देन यू कैन अटैच दिस मैप इन योर बुक इटसेल्फ। बुक में स्टेपल कर दीजिए चैप्टर्स के साथ वो मैप, आपका मैप क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, रेडी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रोज भी अगर आप एक एक चैप्टर का मैप क्लू बना के करेंगे तो भी हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा।
तो आप अगर करेंगे तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। और मैप तो कहीं पे लगा लिया आजकल। आई सॉ समवेयर अ चाइल्ड हैड बॉट सम स्टेंसिल मैप वो लेकर आए थे, और उस स्टेंसिल मैप से उसमें आपको जैसे नहीं होता है ब्लॉक्स वाले पीसेस अटैच करते हैं, तो वो उस तरह से अटैच करना था। तो वो बना के वो पूरा कंप्लीट करना था। वो भी एक अच्छा तरीका है मैप की प्रैक्टिस करने का। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है आपकी प्रेजेंटेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। इफ़ योर कंटेंट इज thoroughly prepared एंड यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर प्रेजेंटेशन, आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हो। I have been into board corrections a number of times and I have seen this myself, that the content is all good, but since the copy is not looking good, there is a lot of overwriting. Copy में बहुत overwriting है, बहुत जंबल करके आंसर्स लिखे हुए हैं, हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, कहीं पे मार्किंग नहीं है, कहीं पे अंडरलाइनिंग नहीं है, तो ऐसी कॉपीज को फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके 0.5 करके डिफरेंट क्वेश्चंस में उस कॉपी को 97 98 पे ले आ देंगे। तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ओके, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट अगर आपकी कॉपी समझ लीजिए 85 लायक है, तो वो भी 90 पा सकती है केवल प्रेजेंटेशन की वजह से। तो ये मैटर करता है। अब देखिए प्रेजेंटेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। ड्रॉ मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स। जैसे आपकी एक बोर्ड कॉपी है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो इसमें मैंने दोनों साइड देखिए मार्जिन ड्रॉ कर दिया। इस साइड जो राइट हैंड साइड है उस पे मार्जिन ड्रॉ करने का अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट है, बहुत टाइम जाता है, आप सिंपल एक उस पर फोल्ड बना दीजिए, तो एक लाइन बन जाएगी जिसमें आपको फिर यहीं तक लिखना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, देखिए बोर्ड में कई बार कॉपीज इधर उधर जाती हैं। अब उसमें कहीं आपकी कॉपी ऐसी जगह पहुंच गई जहां उस पानी में गिर गई, या फिर उस पर कुछ तेल लग गया, या फिर कुछ भी लग गया, इंक लग गई, गिर गई, मुड़ गई, तो जो आपने साइड में लिखा होता है वो दिखता नहीं। तो आपको हमेशा वो वैसे भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, और वैसे भी कि आपका दिखने में भी वो कॉपी सुंदर बनेगी। मार्जिन्स बहुत वाइड ड्रॉ मत करिएगा, पतले छोटे मार्जिन्स ड्रॉ करिएगा। बहुत चौड़ा मार्जिन ड्रॉ करने से वो लिखता है कि आप फालतू में पन्ना वेस्ट कर रहे हैं। तो use only one color pen, that has become a bold rule now. You have to use only one color pen. तो अब उसमें कैसे प्रेजेंटेशन करें, तो आप थिकनेस वेरी कर लीजिए। जैसे कि आप ब्लू पेन अगर चूज कर रहे हैं, तो एक ब्लू कलर का स्केच पेन ले लिया जिससे आप हेडिंग लिखेंगे, और जो सिंपल ब्लू पेन है उससे आप कंटेंट लिखिए। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। राइट द क्वेश्चन नंबर्स ओनली इन मार्जिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर का लिखने का आपका एक तरीका होना चाहिए जो बहुत क्लियर होना चाहिए। मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट क्वेश्चन नंबर आपने गलत डाल दिया है, आपने जिस तरह से डाला है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से कंफ्यूजन। ये कैसे होता है शो यू, अभी उसी कॉपी पे मैं लिख के दिखाऊंगी आपको बता के। एंड क्वेश्चंस ट्राई टू डू देम इन अ सीरियल ऑर्डर। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि मैम पीछे से शुरू करें या आगे से शुरू करें। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी, मैं टाइम मैनेजमेंट वाला व्हेन आई विल डिस्कस, आई विल डिस्कस दिस थिंग कि किस तरह से आपको करना चाहिए। लेकिन ट्राई टू डू द क्वेश्चंस इन सीरियल ऑर्डर, स्पेशली द वन मार्कर्स को जंबल एकदम मत करिएगा। उसका रीजन है 1 to 16 आपके वन मार्कर्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के जगह छोड़ दीजिए उसकी, मगर ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लास्ट में कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस दैट द एग्जामिनर्स दे डू लर्न दी करेक्ट ऑप्शन लाइक ए बी बी सी सी डी ई, इस तरह करके वो ऑप्शंस करेक्ट रटते हैं और उसके बाद फिर उसको टिक करके मार्क्स देते चले जाते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर जंबल कर दिया, उनका सारा गड़बड़ा गया, और उसके बाद फिर पता नहीं वो उसको ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, और आपका करेक्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए वन मार्कर्स में कभी भी क्वेश्चन नंबर जंबल मत करिए। आपको नहीं आता, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, जगह छोड़ दीजिए, बाद में आप उसमें कोई भी ऑप्शन डाल दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हो सकता है आपका जो तुक्का है वो सही भी बैठ जाए, तो बाद में आप कुछ भी डाल दीजिएगा उसमें, उससे ये भी रहेगा कि आपका छूटेगा नहीं वो क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के जगह छोड़िए फॉर वन मार्कर्स स्पेशली। 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स,
आपके जो 5 मार्कर्स हैं, 6 मार्कर्स हैं, उनमें आप चाहें तो जंबल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करिएगा। ये चीज़ ये इरिटेट करती है एग्जामिनर्स को। देन बुलेट्स इंस्टेड ऑफ पॉइंट नंबर्स। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जैसे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उस पर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट करके नंबर्स डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें होता क्या है, होगा इसमें ये कि आप कभी कभी जो होते हैं वो पॉइंट नंबर्स, एग्जामिनर उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पॉइंट नंबर्स हैं या फिर वो क्वेश्चन नंबर है, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया है, आंसर शुरू हो गया है। और इस चक्कर में बहुत कंफ्यूजन होता है और वो अच्छा दिखता भी नहीं है। आई विल टेल यू अभी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट हाउ यू हैव टू राइट दी पॉइंट नंबर्स। 6 मार्कर्स को हेडिंग सब हेडिंग फॉर्मेट में आप लिखेंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे। माइंड मैप आप 6 मार्कर्स में बना सकते हैं। आई विल टेल यू हाउ टू मेक। एंड देन 2 लाइन्स यू हैव टू लीव बिफोर स्टार्टिंग अ फ्रेश आंसर। वाई दैट आई ऑल्सो आई विल टेल। लाइन्स आपको ड्रॉ करनी है हर आंसर के बाद और हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपकी एक कॉपी है, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर आप मार्जिन में लिखेंगे। तो आप, ये हो गया आंसर नंबर 1। ठीक है। अब आंसर सेक्शन ए है। आंसर नंबर 1 to 16 आपका 1 मार्कर है। 1 मार्कर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑप्शन लिख रहे हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, खाली बी लिख के छोड़ दिए। ये कभी मत करिएगा। बी लिखिए, उसके बाद जो बी ऑप्शन है पूरा वो लिखिए। ये कभी मत करिएगा कि खाली बी और सी और डी ऐसे लिख के छोड़ दिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप एक लाइन एटलीस्ट जरूर छोड़िए, आंसर नंबर 2 लिखिए, सी जो भी ऑप्शन है आपने वो पूरा लिख दिया। ठीक है। इस तरह करते आप चलिए। जब आप आंसर नंबर 16 पे आएंगे, आंसर नंबर 16 पर आए, आपने आंसर लिखा, पूरा ऑप्शन लिखा, 2 लाइन छोड़ दीजिए और ये पूरा ये एंड हो गया आपका। यहाँ पे बहुत नीट लगती है कॉपीज से। तो 1 मार्कर्स तो आपको इस तरह से आंसर करने हैं। ठीक है। ये मान के चलिए कि आपको 1 मार्कर्स इसी तरह से आंसर करने हैं। अब आप आए 4 मार्क्स पे। 4 मार्क्स पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपका आंसर नंबर 20। ठीक है। ये पूरा इसी में जाएगा, मार्जिन में। मान लीजिए कोई आंसर नंबर जैसा ऐसा है जिसमें पार्ट्स हैं, क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पार्ट्स हैं। ठीक है। तो आप वो भी लिखना पड़ेगा आपको। आंसर नंबर 20 का ए, यहाँ पे आप कर रहे हैं आंसर उसको। इसी तरह आंसर नंबर 20 का बी फिर लिखिएगा। ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं अभी। अब आंसर नंबर 20 मान लीजिए आपका 4 मार्कर है। आपने मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि कॉजेज ऑफ कोई भी चीज़ ले ली, कॉजेज ऑफ इमरजेंसी ले लीजिए। तो कॉजेज ऑफ इमरजेंसी आर एस फॉलोज, ऐसे ऐसे किया आपने, एक डैश मारा और उसके बाद यहाँ पे बुलेट एक डालिए। चाहे बुलेट डाल दीजिए, चाहे स्टार डाल दीजिए, चाहे एरो डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो बुलेट डाला आपने, ये पॉइंट लिखा। ठीक है। फिर बुलेट डाला, सेकंड पॉइंट लिखा, बुलेट डाला, थर्ड पॉइंट लिखा, बुलेट डाला, फोर्थ पॉइंट लिखा, 2 लाइन छोड़ दी, आंसर नंबर 21। अब फिर आपसे मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अब ये 2 लाइन जो आपने छोड़ी है, देखिए अब जब यहाँ आप लाइन ड्रॉ करेंगे कितना नीट दिखेगा। ये 2 लाइन छोड़िएगा आंसर्स के बीच में और उसके बाद लाइन ड्रॉ करिएगा। ओके। इसकी जगह आप किसी भी तरह के बुलेट्स, एरो, कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया 6 मार्क्स का आंसर, तो 6 मार्क्स का आंसर कैसे लिखना है, उसके लिए आंसर नंबर आपका आ गया 23। ठीक है। आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे, 2 लाइन, ओनली 2 लाइन। 2 लाइन का आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिस भी चीज़ के बारे में पूछा गया है वो आपने बताइए। इट इज़ एज फॉलोज, डैश किया, उसके बाद बुलेट किया, हेडिंग लिखी। ओके। जैसे मान लीजिए भाई कॉजेज ऑफ इमरजेंसी ले लेते हैं, तो हेडिंग लिखी इकोनॉमिक कॉजेज। ओके। अब इकोनॉमिक कॉजेज ऐसे किया और उसके बाद मैंने बताया ना कि पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में लिखिएगा। तो पॉइंट आपका हो गया इकोनॉमिक कॉजेज और सब पॉइंट में आप एरो लगा क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेज उस समय थे। तो जो डिफरेंट इकोनॉमिक कॉजेज थे वो आपने यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स में ऐसे लिख दिया। ठीक है।
उसके बाद जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आप इन्हीं पॉइंट्स में आप अंडरलाइन कर देंगे, कीवर्ड्स जो हैं उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फिर आपको लिखना है, फिर आप बुलेट डालिए, हेडिंग लिखिए स्केच पेन से, सेकेंड जो भी है डैश करिए और फिर सब पॉइंट्स आप उसमें ऐसे बना के लिखेंगे। This answer, if you write answer like this, it will appear so neat, so clean. बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनर को देखने में आपकी सारी हेडिंग्स, आपके सारे सब पॉइंट्स और किस तरह से आपने उसमें हाईलाइट किया हुआ है। आपको 6 on 6 मिलने हैं फिर ऐसे आंसर में। समझ में आ रहा? तो लिखने का आपका जो तरीका है वो बहुत कुछ डिफाइन कर देगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। Okay, I think I have covered all the points here. Try to do the questions in serial order. Use bullet instead of points number. Write 6 markers in heading, subheading format. Making mind map. अच्छा, ये चीज़ एक और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 6 नंबर का क्वेश्चन ये करना है और आप माइंड मैप इसमें बनाना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने किया आंसर नंबर 23, ठीक है, कॉजेज ऑफ इमरजेंसी, एक ये हेडिंग डाली और उसके बाद यहाँ पे एक माइंड मैप बना दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ये आपने किया और जितनी आपकी 6 कॉजेज हैं, 6 हेडिंग्स हैं, वो यहाँ 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 लिख दी। उसके बाद आप डिटेल करना शुरू करिए, फिर हेडिंग लिखिए और फिर सब पॉइंट्स ऐसे लिखिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप फॉर्मेट लेके चलेंगे और अपना आंसर करेंगे, कोई भी एग्जामिनर इस पे मार्क्स नहीं काट सकता है। वो खुश होके आपको फुल मार्क्स देंगे, 100 on 100। ओके, नाउ दीज 3 थिंग्स आई हैव टोल्ड इन, मेरे ख्याल से वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू हैव टू डू योर रिविजन एंड द अदर थिंग्स रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स, कि किस तरह से बोर्ड में लिखना है। ओके, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स विल हेल्प you a lot, and keep watching and keep writing to me, and I'll try to help you more in your board exams. Okay, thank you very much for watching. Bye bye.